हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ये ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो जो टॉपिक है हमारा सी फाउंडेशन का बिजनेस कमर्शियल एंड नॉलेज का चैप्टर नंबर 4 है। उसका हम पार्ट 1 कर रहे हैं आज, जिसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, जो हमने अभी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 नहीं वीडियो बनाई है, वो वीडियो मैं चैप्टर नंबर जब 4, 5 और 6 खत्म हो जाएगा मैं ऑटोमेटिकली बना दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है। वो सिर्फ कंपनीज़ के बारे में है कि कंपनीज़ ने आज तक क्या क्या किया है, कंपनी में कितना स्टाफ है, वो सबकी पूरी डिटेल्स दे रखी है। उसको आप लोग नॉर्मल रीड आउट भी करेंगे तो भी हो जाएगा, वरना मैं उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आज हम करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ। देखिए, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें एक बताया गया कि कंपनीज़ कैसे बढ़ती है, कैसे ग्रोथ लेती है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ। ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले 3 बातें आ रही हैं। इंडियन पब्लिक पॉलिसीज़, हमारी इंडियन की 3 पब्लिक पॉलिसी क्या है। एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म है। वो बताया गया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म होता क्या है, ये आपने पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, 12th क्लास में पढ़ा होगा। कुछ बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा जो पुराना अटेम्प्ट दे रहे हैं, और जो कुछ बच्चों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू सेम सिलेबस। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या, 5 ईयर प्लान गोल होते हैं। अब मैं आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए, आपकी स्क्रीन में एक इमेज बनी आ रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म की, वो आप देख सकते हैं। आप उस पर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे क्या होगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। इसके बारे में मैंने एक छोटा सा पार्ट निकाल के बता रखा है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन में पेज बना आ रहा है वो बता रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है, ये रेफर करता है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, जो हमारी इकोनॉमी की एक्सेलरेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू पुल द इकॉनमी आउट ऑफ क्राइसिस ऑफ 90s। 1991 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया था इकोनॉमिक रिफॉर्म का, जिससे इकॉनमी में जो परेशानी थी उसको दूर कर सके। दीज रिफॉर्म केम टू बी नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको बोलते हैं NEP। इस पॉलिसी में क्या था, 3 बातें थी। LPG, जो आपको पता है यहाँ पर दे रखा है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। अगला जो इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बता दिया, ग्लोबलाइज के बारे में आपको पता है, लिबरल के बारे में पता है, प्राइवेटाइज के बारे में पता है। नहीं भी पता होगा तो मैं भी नीचे बड़ी डिटेल्स में बताऊंगा। अगला है हमारा पॉलिसी आउटकम, FDI, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो हमारा टॉपिक है, इस इन्हीं 1, 6, 7 टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो हम इसको ही पढ़ेंगे। हम चलते हैं आगे हमारा फर्स्ट। और ध्यान रखना, ये जो टोटल जो वीडियो बन रही है, इसकी जो मैंने PDF डाउनलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबके पास ऑलरेडी बुक अवेलेबल होगी। ये पूरी वीडियो में जो नोट्स है उनका क्रेडिट जाता है ICI को, क्योंकि ये जो नोट्स उन्हीं के हैं, मैं उन्हीं के नोट्स में से बना रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रमन वॉज ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड ही डेवलप एन ऐप बेस्ड सॉल्यूशन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट। रमन एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट था। उसने एक ऐप डेवलप करा बेस्ड सॉल्यूशन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। अली हिज फ्रेंड वाज ए CA रैंक होल्डर था। अली हैड 3 ऑफर्स फॉर 2 बिग एडल्ट फर्म्स एंड फॉर अ कंसल्टिंग कंपनी। उसको 2 ऑडिट फर्म से क्या आया, ऑफर आया फ्रॉम अ कंसल्टेंट कंपनी से। रमन अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। रमन को टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, बट ही डज नॉट नो द फाइनेंस। उसको फाइनेंस के बारे में नहीं पता था, लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता था। ऑन द अदर हैंड, अली हैज़ नो एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी, बट ही अंडरस्टैंड पेटेंट लॉ, IPR का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, GST फॉर्मेलिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़। पर उसको सब कुछ समझ आता था इन सब के बारे में। अली अंडरस्टैंड द कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रमन इनोवेशन। अली को पता था कि कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है रमन के इनोवेशन के साथ। दे फॉर्म अ टीम टू पिच फॉर अरेंजिंग फंड्स फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट। उन्होंने क्या करा, एक टीम इकट्ठी करी और पिच करी कुछ अपने वेंचर्स के साथ कि कैपिटलिस्ट पैसे इकट्ठा करने के लिए। लीगल प्रोसेसेस, टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनी नेशंस फॉलोज फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज। Naturally, government policies are sine qua non for all spheres of the economy, not only startups developed by young entrepreneurs like Raman and Ali. The big companies also face a number of policy issues followed by a state. देखिए, जो गवर्नमेंट इसमें ये बताया गया कि कोई भी अगर किसी को भी स्टार्टअप करना होता है, सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे रमन और अली को करना पड़ा। इन बांग्लादेश एज अ स्टेट पॉलिसी, इम्पोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड फॉरेन कार इज अलाउड।
ठीक है, वहाँ पर स्टेट पॉलिसी है कि वहाँ पर सेकंड हैंड फॉरेन कार अलाउड है. टोयोटो स्टीयर्स इज दिस पॉलिसी टू द फेवर सेकंड हैंड टोयोटो कार आर सोल्ड इन numbers through Toyota approved dealer in Dhaka. Refurbished car collected from buyback schemes are sold in Dhaka market. Toyota manages several services stationed in Dhaka, Chittagong and Rajshahi to provide after sale सर्विस. वहाँ इतनी ज़्यादा डिमांड थी टोयोटो की, वहाँ पर बायबैक स्कीम भी हो जाती है, जहाँ आपको अब दिख रहा है, बता रहा है, सर्विस स्टेशन भी है कहाँ पर, ढाका में, चिटगांग में, राजशाही में आफ्टर सेल सर्विस की. ऑन द कॉन्ट्रारी इन इंडिया एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी नो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर आर अलाउड टू सेल इम्पोर्टेड कार्स. वहाँ पर क्या होता है, वो इम्पोर्टेड कार नहीं बेच सकते कोई भी कार मैन्युफैक्चरर. दे नीड टू फॉर्म एन होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी और टू बी पार्ट ऑफ अ जॉइंट वेंचर. उनको या तो होल्स ओन्ड खुद का लेना पड़ेगा सब्सिडरी, या तो पार्ट ऑफ जॉइंट वेंचर होना पड़ेगा. टोयोटो मैन्युफैक्चर कार इन इंडिया एज अ जॉइंट वेंचर विद किर्लोस्कर मोटर्स. ठीक है ना. एवरी नेशन डिफाइंस इट्स मोड ऑफ गवर्नेंस थ्रू अ नंबर ऑफ पॉलिसीज़. हर नेशन को अपनी नंबर ऑफ पॉलिसीज से अपने बारे में मोड ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताना पड़ता है. दीज पॉलिसी आर डिस्क्राइब्ड एज ए पब्लिक पॉलिसी. इसको पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं. इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल पैरेलेंस पब्लिक पॉलिसी आर एज सोल्ड एज गवर्नमेंट. इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शनल कंपनीज इन्वॉल्व विच स्टेटेड टू वर्क इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम ये बोल सकते हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, एक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शनल कंपनीज थी, इवॉल्व हुई थी, जिसने स्टार्टेड किया था अपना वर्क डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में. दे अलाइड देयर ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द पब्लिक पॉलिसीज फॉर दोज हुज नेशन वेयर दे ऑपरेट फ्रॉम देयर ऑपरेट, जहाँ से वो ऑपरेट करते थे. इफ वी गो थ्रू द HR challenges of every vehicle manufacturer Volvo, we see that they have approximately 95,000 employee all over the world. अगर हम बात करें लोगों की तो हर जगह 95,000 एम्प्लॉई होते हैं अप्रॉक्स में. द कंपनी प्रॉमिस टू ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट. कंपनी सबको रिस्पेक्ट के साथ देखती है. दे वांट टू फोस्टर एन इंक्लूसिव कल्चर वेयर everyone can contribute to their full potential and be accepted for who they are regardless of gender identity, nationality, ethnic origin, religion, age, sexual orientation and disabilities etc. सबको उनकी एबिलिटी के हिसाब से चूज़ किया जाता है, ना कि इन जो फालतू बातों जो नीचे बता रखी है. Here lies the challenges of the company. challenges क्या होती है कंपनी की. पहला है हमारा the gender equality policies are not similar in all countries. देखो जेंडर इक्वालिटी पॉलिसी सारी जगह सेम नहीं होती. So varied are the policies toward ethnic origin, caste cases, religious issues, etc. That is why they make Herculean efforts every day to promote an inclusive workplace for increasing diversity. They frame the Volvo Way and the Volvo Group Code of Conduct, which outline the minimum expectation for all employee. सबकी minimum expectation होती है सारे employee की. In fact, the large corporate houses align their corporate policies according to set government policies of the host nation. सबको क्या करना पड़ता है, अपनी host nation बनानी पड़ती है, क्योंकि रीज़न क्या होता है, सबका अलग अलग हाउस सेगमेंट होता है. तो इसी तरीके से कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ भी सबकी अलग अलग होती है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी अलग अलग होती है होस्ट नेशन की. ठीक है ना. होस्ट नेशन मतलब जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं. जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है हमारा, ये गिवन है, पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया ए हिस्टोरिकल स्केच. पॉलिसी फ्रेमवर्क इंडिया में कैसे होती है, एक हिस्टोरिकल स्केच के बारे में बता रखा है. इन इंडिया लॉट ऑफ डिस्कोर्सेज, रिसर्चेज एंड एक्सपेरिमेंट ऑन पब्लिक पॉलिसी यूज टू टेक प्लेस इन द एज ऑफ ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, वैशाली एंड नालंदा यूनिवर्सिटी. वहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक पॉलिसीज़ बन चुकी थी उस टाइम पे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ द एम्परर चाणक्य आउटलाइन द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट. उन्होंने पहली पब्लिक पॉलिसी के बारे में बता दिया था. ही ऑथर्ड द बुक ऑफ अर्थशास्त्र, ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक पॉलिसी. अर्थशास्त्र हमारे इकोनॉमिक्स को बोला जाता है. इन द ग्रीक सिटी स्टेट्स एंड द रोमन एम्पायर पब्लिक पॉलिसी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. उस टाइम क्या था, रोमन एम्पायर जो था पब्लिक पॉलिसी का वहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था. फिलोसफर लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटले हैड अ नंबर ऑफ डिस्कोर्सेज ऑन पब्लिक पॉलिसी. उन्होंने काफ़ी सारे डिस्कोर्सेज निकाले थे पब्लिक पॉलिसीज़ के ऊपर. ड्यूरिंग द टाइम व्हेन अशोका द ग्रेट रूल मगध, ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मोनी. उन्होंने शांति का निकाला था. हार्मनी मतलब सब एक जैसे हैं, कोई अलग भेदभाव नहीं है. ऑन द अदर हैंड गुप्तास डिफाइंड वेरियस पॉलिसीज ऑन द टैक्सेस, ट्रेड एंड वॉरफेयर. उन्होंने बाद में क्या निकाला, गुप्तास ने क्या निकाला, टैक्सेस, ट्रेड एंड वॉरफेयर के बारे में निकाला. इन दिल्ली सुल्तानेत अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म. जब खिलजी आए दिल्ली में तो उन्होंने स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म निकाला. वेयर एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर द ग्रेट लैंड रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस. उसके बाद ग्रेट लैंड रिफॉर्म आया जब अकबर आए थे. वो इंट्रोड्यूस अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल. इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बी इट ऑलगैरिक मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी,
ट्रायनरी एंड द डेमोक्रेसी पब्लिक पॉलिसी व फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। एंड में क्या हुआ, डेमोक्रेसी हो गया। इंडिया अटेन फ्रीडम इन 1947 विद द पार्टीशन ऑफ द नेशन। इंडिया को 1947 में क्या मिल गया था, फ्रीडम मिल गई थी, पार्टीशन नेशन का। रियॉट्स एंड फेमिनाइज ब्रोक आउट इन डिफरेंट पार्ट, कहीं पर काला और भुखमरी हो गई थी। द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेस द मैमथ डेवलपमेंट चैलेंजेस, काफ़ी डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस करना पड़ा। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज मेकिंग वॉज रिक्वायर्ड एट द नेशन हैड अ डाइवर्सिफाइड ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड इक्वालिटीज, वहाँ पर काफ़ी सारा भेदभाव था। द एक्सटेंसेंस ऑफ द मल्टीपलिसिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ अनफ फूड गेम्स टू फीड द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देखो खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। ये सारा 11th क्लास के बारे में बता रखा है। ए फ्रेजाइल बैंकिंग सिस्टम भी नहीं थी, सारी प्रॉब्लम थी। इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डिसीजन लेना था, क्योंकि उनको जो ये बोल सकते हैं कि वो एक ब्लीक ग्रोथ थी, वहाँ पर एक कुछ ग्रोथ ही नहीं था, सब कुछ पिछड़ा हुआ था, ये हम बोल सकते हैं। आगे हम चलते हैं, हमारा जो 4.1.2 है जो बता रखा है, पॉलिसी इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमिक्स, कौन कौन सी पॉलिसी थी ग्लोबल इकोनॉमिक्स को लेकर। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स लाइक यूएस, यूरोपियन नेशन लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड जापान फ्रॉम एशिया हैव अ क्लियर कट पॉलिसीज ऑन गवर्नेंस इकोनॉमी। इन सब की क्लियर कट पॉलिसी थी हमारी गवर्नेंस इकोनॉमी को लेकर। मार्केट टैक्स एंड ड्यूटीज एंड मिलिट्री स्पेंडिंग। द इमर्जिंग इकोनॉमिक लाइक ब्राज़ील, इमर्जिंग इकोनॉमीज उस टाइम में कौन कौन सी थी, ब्राज़ील थी, रशिया थी, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, कॉमनली नोन एज ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स नेशन क्या होता है, ये बताया गया कि जो एक इमर्जिंग नेशंस होते हैं, BRICS, ब्राज़ील, रशिया और इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स जो इमर्जिंग थे, हैव डिस्टिंक्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नेंस, इनकी अलग अलग पॉलिसीज थी। द सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट स्टेट्स लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड अर्स्ट वाइल सोवियत यूनियन यूज टू स्लाइट हाई कंट्रोल पब्लिक पॉलिसीज। ये लोग क्या करते थे, डिक्टेटरशिप चलाते थे ये सारी कंट्रीज में। टू कोप विद द वेरिड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड डिमांड ऑफ द पीपल, एवरी सिंगल गवर्नमेंट हैज़ टू आउटलाइन दिस पॉलिसी, सबको अपनी अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती थी। दिस चैप्टर एंडिवियर टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पॉलिसी। इस चैप्टर का जो मेन मकसद है हमारा बताना है कि मीनिंग या टाइप्स ऑफ पॉलिसीज क्या है। इट विल ऑल्सो हाईलाइट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिसी, ये बताते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिसी के। इट विल ऑल्सो स्पेसिफिकली फोकस ऑन इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन ईयर 1992, जो 1992 में इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था उसके बारे में बताया गया, और कौन कौन सी पॉलिसी चेंज हुई थी इसके बारे में बताया गया है। दिस चैप्टर स्पेशली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द मोन्यूमेंटल एफर्ट्स, जो एफर्ट्स थे उसके बारे में बताया गया है, जो पोस्ट बाद में इंडिपेंडेंस के बाद लिए गए। और सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें LPG के बारे में, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं पहले थोड़े लिबरलाइज के बारे में। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन द गवर्नमेंट कमांड, गवर्नमेंट की जो कमांड थोड़े डिक्रीज हो गया था, एंड कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर, कोटास को रिमूव करना, बार्स एंड इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन को लगाना। सम ऑफ एग्जांपल ऑफ लिबरलाइज, ये कुछ एग्जांपल थे, क्योंकि क्या होता, कोई भी कहीं भी ट्रेड कर सकता था, इसका मतलब ये था। प्राइवेटाइज का मतलब क्या होता कि गवर्नमेंट की ट्रांसफर कर दिया ओनरशिप किसके, प्राइवेट हैंड में। इन द रियल लाइफ इट इज डन इन द फॉर्म ऑफ इन केस ओनरशिप ऑफ ऑल द सेल्स ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू अ single hand bidder, जैसे BSNL by taken by the Tata Telecom. In some areas a large chunk of shares is sold to public, but majority share in the hand of the government like ONGC, SAIL, State Bank of India, etc. ग्लोबलाइज की बात करें तो ग्लोबलाइज क्या था, रेफर टू टेकिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जहाँ पर हम क्या करते थे, रेस्ट्रिक्शन हटा लेते थे इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज का। इट ऑल्सो कवर द मेजर ऑफ लिफ्टिंग ऑफ ट्रेड बैरियर, हम लोग ट्रेड बैरियर लगा देते थे। अब क्या होता है, कोई भी कहीं भी जाके माल वाल अपना खरीद सकता है, बेच सकता है। तो होप सो बच्चों आपको इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो में आप पार्ट 2 आपका आने वाले, जैसे आप देख सकते हैं पार्ट 2 में हम आपको मीनिंग ऑफ पॉलिसीज़ बताएंगे। सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी के बारे में बताएंगे। जैसी पब्लिक पॉलिसी ओवर हो जाएगा मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा जो प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सीधे कराऊंगा द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड द पोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए काम करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके बेल आइकन दबाइए और जितना हो सके बच्चों तक वीडियो पहुँचाइए। मैं यही चाहूँगा कि ये जो वीडियो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्प करे। तब तक के लिए घर में रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय।